जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 का लास्ट कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, एथिकल कंसीडरेशंस इन डाटा कलेक्शन। ठीक है, ये टॉपिक भी इजी है, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, स्वाय दो जगहों पे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल प्रीवियस लेक्चर्स की वैल्यूएशन होगी। ठीक है, असाइनमेंट मुझे पहले बताइए कितने स्टूडेंट्स ने किया, जरा हाथ उठाइए। असाइनमेंट कितने रिटन फॉर्म में असाइनमेंट किया आपने, सिर्फ रीड कर लिए? कितने स्टूडेंट्स ने रिटन फॉर्म में असाइनमेंट किया, जरा बताइए। असाइनमेंट रिटन फॉर्म में किया करें। रिटन फॉर्म में जो असाइनमेंट करते हैं उसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है? टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या? उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, वो मेमोराइज भी हो जाता है लिखते लिखते। ठीक है, जब हम बचपन में मैट्रिक में थे, आपको याद है, जो चीज़ें हमें याद नहीं होती थी तो कैसे याद करते थे? उसको लिख के याद करते थे। तो सिर्फ एक दफ़ा असाइनमेंट क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें जो कि कंसेप्ट ही होते हैं, तो वो आपके कंसेप्ट भी इनडायरेक्टली वो रिवाइज भी हो जाते हैं, मेमोराइज भी हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है आपने हमेशा असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करें। चलिए, टेस्ट का लिंक, जो क्विज का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए ताकि स्टार्ट करें हम। थोड़ा सा आप दीजिए जी, तैयार हैं? करें स्टार्ट जी क्विज। जी, हाइब्रिड क्लास में मुझे बताइए, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में अगर मेरी आवाज ठीक जा रही है तो एक दफा हाथ उठा दीजिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में मेरी आवाज ठीक जा रही है तो हाथ उठा दीजिए। शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सीआरएन जरूर लिख लीजिएगा। सीआरएन जरूर लिख लीजिएगा अपना। ये जी कह रहा है रिटेल चेन है, वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किनका मार्जिन ज्यादा है। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस आपने देखी है कभी? पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस किसको बोलते हैं? जिस जगह पे सेल हो रही होते हैं वहां पे रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए आपने देखा होगा बाजू का कोई स्कैनर वगैरह लगाए होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस किस काम आती हैं? आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस के जरिए से डाटा हमने इकट्ठा किया। डाटा सोर्स कौन सा है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? ये इंटरनल है। शाबाश, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज हुई है फोकस ग्रुप। ये आपको पता है क्या है फोकस ग्रुप? कितने स्टूडेंट्स को पता है फोकस ग्रुप क्या है? चलिए क्विज के बाद, हाँ जी बिल्कुल, वो क्विज के बाद मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, स्टार्टअप कंपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाहती है। अब एक तो तरीका ये होता है कंपनी अपने एक्सपीरियंस से, साल साल के एक्सपीरियंस से सीखे। दूसरा तरीका क्या है? ऑलरेडी जिन लोगों ने रिसर्च की हुई है उनकी रिसर्च को बाय कर लें। लोग रिसर्च करके उस रिसर्च पेपर को सेल भी करते हैं ताकि कंपनीज के काम आ सके। कह रहे यही बाय किया तो क्या है? व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज दिस? ये कौन सा टाइप ऑफ डाटा है? एक्सटर्नल डाटा है और सेकेंडरी डाटा है। अच्छा, एक्सटर्नल डाटा किस वजह से? फर्क है एक्सटर्नल में और सेकेंडरी में। कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सटर्नल का मतलब ये है आपने डाटा कहां से हासिल किया, कहां से हासिल किया, ये है एक्सटर्नल। विद इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हासिल किया या आउटसाइड। और प्राइमरी या सेकेंडरी का मतलब क्या है कि आपने जो डाटा है फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, यानी आपका इनिशियल पर्पस यही था डाटा कलेक्शन का कि इनिशियली डाटा किसी और पर्पस के लिए आपने कलेक्ट किया, अब उसको आप रीयूज कर रहे हैं। यानी अगर सेकेंड टाइम आप यूज कर रहे हो डाटा को किसी सेकेंड पर्पस के लिए, फर्स्ट पर्पस के लिए सेकेंड, तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी डाटा।
तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है, यूज क्या है, ठीक है। चीजों के समटाइम एक से ज्यादा यूजेस होते हैं ना, ठीक है, एक प्राइमरी यूज एक सेकेंडरी यूज। वो सामने स्टिक पड़ी हुई है, उसका प्राइमरी यूज क्या है, वो आप लोगों की असाइनमेंट चेक करना और आप लोगों को मोटिवेट करना कि आप डेली असाइनमेंट करके आए। लेकिन उसका सेकेंडरी यूज क्या, आपने देखा बोर्ड में कभी लाइंस वगैरह लगानी हो तो उसको उस पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो डाटा का भी कोई प्राइमरी यूज होता है, कोई सेकेंडरी यूज होता है। अगर आपने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया हुआ था किसी और पर्पज के लिए, अब उसको आप किसी और पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए शायद रेलिवेंट हो जाए, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, प्राइमरी और सेकेंड। प्राइमरी और सेकेंडरी यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल है वो सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डाटा आपको जनरेट कहां से हुआ। क्लियर जी। चलिए, अच्छा ये उसने कहा है कि कुछ रिसर्च फर्म जो है वो ये इस तरह की रिसर्च करते हैं। हमारी बुक में 2 रिसर्च फर्म्स के नाम दिए हुए हैं, फर्म्स के नाम दिए, याद है आपको, पढ़े आपने, कौन कौन सी, मैकेंजी और पीडब्ल्यूसी, ऐसे और भी बहुत सी फर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कौन सी डाटा टाइप है, कंपनी ने, फूड ऐप ने कस्टमर को सर्वे के लिए बोला, तो ये कस्टमर सर्वे, ये तो कंपनी से बाहर चले गए, ये एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल है, और अच्छा प्राइमरी है, अच्छा हाँ बिल्कुल प्राइमरी होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में देखें तो प्राइमरी है, इंटरनल एक्सटर्नल में देखें एक्सटर्नल, तो ये कौन सा है, प्राइमरी। एक्सटर्नल क्यों नहीं सिलेक्ट किया आपने, अच्छा अच्छा, एक्सटर्नल की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो उसने आगे बोला है ना, गैदर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया फीड्स, ये सोशल मीडिया फीड से थोड़ी गैदर किया है, ये तो उसने सर्वे के जरिए से किया। अच्छा, सोशल मीडिया से आपने जो इंफॉर्मेशन लेनी होती है, वो जो आप फीड्स कलेक्ट करते हैं, वो किस टूल के जरिए से करते हैं, एपीआई के जरिए से, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा डाटा सोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल में से देखें तो मुझे लगता है ये एक्सटर्नल है, और प्राइमरी और सेकेंडरी में से देखें सेकेंडरी है, ओके ओके, तो सेकेंडरी भी ठीक है और एक्सटर्नल तो है ही नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ जी, तो सेकेंडरी एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट बॉस, शाबाश, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इंटरनल या एक्सटर्नल, सोशल मीडिया पोस्ट एक्सटर्नल है, और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में से देखें, कंपनी प्राइमरीली इसी पर्पस के लिए अपने फर्स्ट यूज के लिए डाटा कलेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि किसी और यूज के लिए पहले डाटा कलेक्ट किया और उसको रीयूज किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग डाटा को रीयूज नहीं कर रहे, फ्रेश डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी होगा। हाँ, ये क्वालिटी ऑफ डाटा सीखा था ना हमने, फीचर्स, गुड क्वालिटी फीचर्स, तो ये कौन सा है, ये तो इजी कंसेप्ट था, एक्यूरेसी, शाबाश।
जी, इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ऐसा ही है। इजी, कौन से वाला फीचर? कंप्लीटनेस। ठीक है। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन किसी ऐसे पर्सन से लेते हैं जिसने हमारी प्रोडक्ट को कभी यूज ही नहीं किया, हम उससे फीडबैक ले रहे हैं, कौन सा डाटा फीचर इफेक्ट होगा इससे? कौन सा? रिलायबिलिटी, शाबाश। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन का फीडबैक हमारे लिए रिलायबल ही नहीं है, उसने कभी उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया जिसका फीडबैक हम ले रहे हैं। जी, इंटरनल लॉयल्टी कार्ड तो आपको पता ना क्या है? डिफरेंट वो जो कंपनीज हैं लॉयल्टी कार्ड देती हैं, उसके बाद डिस्काउंट उसके ऊपर ऑफर किया जाता है। तो कह रहा है लॉयल्टी कार्ड के जरिए से इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और आपने परचेज भी किया है। तो लॉयल्टी कार्ड जो है वो इंटरनल डाटा है, और जो आपने परचेज किया रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सटर्नल फर्म से, वो सेकेंडरी डाटा। बी ऑप्शन करेक्ट। ये अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सीजन के लिए डिजाइन चूज करना है। एक तो तरीका यह है कस्टमर से पूछ ले कौन सा डिजाइन पसंद करेंगे, और एक क्या है, ऑलरेडी रिसर्च फर्म ने रिसर्च की हुई है, कस्टमर का जो ट्रेंड प्रेफरेंस है उसके ऊपर वो रिपोर्ट बाय कर लें। तो अगर रिपोर्ट की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि जो रिसर्च फर्म्स रिसर्च करती है वो जनरल रिसर्च करती है, वो किसी एक फर्म या एक कंपनी को सामने रख के रिसर्च नहीं करते। ठीक है, वो बहुत सी मार्केट में कलेक्टिवली उसको उनका रिसर्च होता है, यानी उनका रिसर्च का स्कोप वाइडर होता है। तो हो सकता है सम टाइम कि वो जो उनकी रिसर्च है वो हमारी कंपनी की स्पेसिफिक नीड्स के साथ कंपैटिबल ना हो, उन्होंने अपनी जेनेरिक नीड्स के लिए रिसर्च की होगी। ठीक है, जैसे हो सकता है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई रिसर्च करवाए पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के मसाइल क्या हैं। अब ये एक जनरल रिसर्च है, ठीक है, क्या अगर उस रिसर्च की फाइंडिंग्स आप लोगों पे भी अप्लाई की जाती हैं तो क्या वो मैच करेंगी? कुछ मैच करेंगी, लेकिन रिस्क क्या है, कुछ डिफरेंट भी होंगी, क्योंकि वो जनरल स्टूडेंट्स, ओवरऑल स्टूडेंट्स को सामने रख के रिसर्च की गई है। जो किसी भी फील्ड के स्पेसिफिक, इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक फील्ड, उनकी हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और हो। सीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकता है कुछ और हो। तो जो मार्केट में एक्सटर्नल फर्म रिसर्च करती हैं वो हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक नीड्स के साथ मैच ना करे, ये प्रॉब्लम है। यही कंसेप्ट उसने पूछा है, डाटा मे नॉट फुली मैच द कंपनीज लोकल मार्केट नीड। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है किया, हम लोकल मार्केट में ऑपरेट करना है। तो ये देखना चाहिए ना, जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उसी मार्केट की रिसर्च आपने यूज करनी है। उन्होंने स्टाइल चूज करना है क्या होगा, और वो करने क्या, उन्होंने सप्लायर की इनवॉइसेस को सेलेक्ट कर लिया। विच इशू राइज, कौन सा इशू राइज हुआ? एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, कौन सा? डाटा रेलिवेंस। पर्पस आपका है, आपने देखना है कि कस्टमर कौन से वाला स्टाइल चूज करेगा, लेकिन डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके अमाउंट का, स्पेंडिंग का। स्पेंडिंग से अगर आप किसी भी कस्टमर की स्पेंडिंग का एनालिसिस करते हैं कि कितनी अमाउंट उन्होंने खर्च की है, इससे ये थोड़ी पता चलेगा कि उन्होंने किस प्रोडक्ट में अमाउंट खर्च की है। हम तो ये जानना चाहते हैं कौन सी प्रोडक्ट जो है वो फेवरेट है कस्टमर्स की। उसके लिए अमाउंट्स तो नहीं चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, उससे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई है। आपको इनवाइस की अमाउंट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो रेलिवेंट है।
या आपने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। जी रॉन्ग अमाउंट वाला डाटा यूज कर लिया, ये तो सिंपल मिलता जुलता कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले किया। कौन सा फीचर कंप्रोमाइज हुआ है? शाबाश। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी हमारा। रमजान ऑफर के लिए 2 साल पहले वाला डाटा यूज कर लिया तो क्या वो रेलिवेंट नहीं होगा? उसको प्रॉब्लम है कुछ डाटा में? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो आउटडेटेड। 2 साल में वैसे इतनी ज़्यादा चेंजेस आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी आउटडेटेड हो सकता है। मे बी तब उस वक्त ज़्यादा गर्मी थी, अब हो सकता है थोड़ा सा सर्दी का मौसम आ चुका हो, तो कस्टमर्स की हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डाटा टाइमलीनेस। डाटा टाइमली नहीं है, आउटडेटेड डाटा है। जी एनालिसिस करना है टर्नओवर रेट्स का। टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉइज जो है वो कितना स्टे करते हैं, कब छोड़ के जाते हैं, लेकिन डेट्स ही नहीं है रेजिग्नेशन और ज्वाइनिंग की। तो क्या मसला है इस डाटा में? कंप्लीटनेस। शाबाश। चलिए अब क्लास के टॉपर्स की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों ने नाम CRN क्यों नहीं लिखा? ये आपको मैंने कहा हुआ कि नाम नहीं लिखना आपने, वो CRN लिखना है। अगर आप CRN नहीं लिखते तो वो रैंडम नेम चूज कर देता है, तो बाज़ औक़ात वो अजीबो गरीब से नाम आ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करें। 1-2 दिन के बाद जिन स्टूडेंट्स ने CRN ना लिखा हुआ वो फिर प्राइज के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक है जी, शाबाश। शो होता है फर्स्ट क्वेश्चन पे, शो होता है जब आप फौरी सामने देख रहे होते हैं ना, जब पहला क्वेश्चन सामने फौरी सामने, उस वक्त आपके मोबाइल पे शो हो रहा होता है। जी फर्स्ट प्राइज किनका है? शाबाश, फर्स्ट, शाबाश, गुड। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। हाइब्रिड में फिफ्थ पोजीशन किसकी है? फिफ्थ पोजीशन किसकी है? हाथ उठाइए जरा। सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की पोजीशन लग रही है। सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, एट्थ पोजीशन किनकी है? शाबाश, हाइब्रिड क्लास में, शाबाश शाबाश। नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन किनकी है? 10th पोजीशन, शाबाश दीजिए। चलिए ये था हमारा क्विज। उम्मीद है आपके प्रीवियस कंसेप्ट की रिवीजन भी होगी, कुछ शायद आपके जहनों में क्वेश्चंस हो, वो भी उम्मीद है कि इस क्विज के जरिए से रिजॉल्व हो गए होंगे। जैसा एक्सटर्नल और सेकेंडरी डाटा, इनमें फर्क समझ आ गया ना आपको? एक्सटर्नल डाटा में और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है? एक्सटर्नल डाटा में वो सोर्स से रिलेट करता है। एक्सटर्नल, सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है कि यूज से, कि आप उसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं कि सेकंड टाइम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, एक लफ्ज भी ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया, पूछ लीजिए। जी शाबाश। हाँ जी बिल्कुल, लॉयल्टी कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो बेसिक, हाँ जी बिल्कुल, वो हमारा इंटरनल होगा और प्राइमरी होगा। नहीं, लॉयल्टी कार्ड का मकसद बेसिकली ये डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। लॉयल्टी कार्ड को, लॉयल्टी कार्ड का पर्पस अगर वही है जिस पर्पस के लिए इसको इशू किया गया था, तो वो फिर हमारा प्राइमरी डाटा होगा। और अगर आप उसे किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी। अब ये डिपेंड करता है पर्पस के ऊपर। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? सब ठीक है?
चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, बल्कि उससे पहले क्वेश्चंस असाइनमेंट दी गई थी आपको, क्वेश्चन असाइनमेंट की डिस्कशन करते हैं। कंसेप्ट में से क्वेश्चन है जी, पूछ। एपीआई को ये कल डिस्कस हुआ था हमारा। एपीआई बेसिकली करता क्या है? एपीआई एक समझ लीजिए कि एक ब्रिज है, एक पुल है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के दरमियान में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर फर्ज कीजिए मेरे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, एक ऐप है मेरे पास जीमेल, फर्ज कीजिए, एक मेरे पास है व्हाट्सएप। मैं ये चाहता हूं मेरे पास जितने भी जीमेल में अकाउंट में ईमेल्स आती हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे शो हो जाए। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे व्हाट्सएप को अपने जीमेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि क्या इन वेंडर्स ने ये ऑप्शन रखी हुई है कि नहीं रखी हुई। ठीक है, अगर तो इन वेंडर्स ने ऑप्शन दी हो तो फिर हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप में जाते हैं, वो सेटिंग्स वगैरह में उसने ऑप्शन दी होती है कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस ऐप को किसी दूसरी ऐप के साथ, तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ज़ैपियर का शायद आपने नाम सुना हो, ये एक ऐप है जो कि बहुत से सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करती है। याद रखिए, कनेक्ट करने से क्या होता है? ऑटोमेशन। जब आप ऐप्स को कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? ऑटोमेशन। यानी एक ऐप के ऊपर कोई भी एक्टिविटी हुई, अगर आपने उन दोनों ऐप्स को कनेक्ट किया हुआ है तो उस एक्टिविटी का इफेक्ट दूसरी ऐप पे भी आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने जीमेल और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दिया तो जीमेल पे कोई भी अगर ईमेल आती है मुझे तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। वो डिपेंड करता है मैंने इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है। हो सकता है मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी हो कि मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेज दो कि आपको कोई ईमेल आई है, तो मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ नहीं, वो सारी ईमेल को कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे एक मैसेज के तौर पे शेयर कर दो, तो मुझे वो ईमेल सारी की सारी मिल जाएगी। लेकिन मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए दोनों ऐप्स का कनेक्टेड होना जरूरी है। क्या? कनेक्टेड होना। कनेक्ट करने के लिए हम एपीआई को यूज करते हैं। अमूमी कीज होती है, नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पासवर्ड है। ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा, उसमें सेटिंग के अंदर क्लिक करूंगा, वो पूछेगा किसके साथ कनेक्ट करना है, जीमेल के साथ करना है, हॉटमेल के साथ करना है, याहू के साथ करना है। मैं वहां पे जीमेल कनेक्ट करूंगा, वो फिर दूसरी तरफ जीमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा, मैं उधर से भी एपीआई की डालूंगा। जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगी उसके बाद जितने भी मुझे ईमेल्स आएंगी वहां पे या जो भी एक्टिविटी होगी उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। इसी तरीके से हम सोशल मीडिया के साथ भी अपनी ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में जहां कहीं हमारी कंपनी का, हमारे कॉलेज का नाम यूज हो, आपने देखा होगा हैशटैग का भी आपने सोचा है इसका यूज क्या होता है? ये क्यों कहते हैं कि हैशटैग करें, इससे फर्क क्या, कोई फर्क पड़ता है? कभी सोचा आपने हैशटैग करने से कोई फर्क पड़ता है? नीचे बहुत से हैशटैग लिखे होते हैं ना, कोई मैसेज होता है तो वो क्या होता है बेसिकली? वो ये होता है कि वहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज होगा ना, वो जब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो उन्हें हर उस पोस्ट को, वो पोस्ट शो हो रही होगी जिन पे उनको टैग किया गया है। ठीक है, वो उस पोस्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाद में उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि लोग हमें हैशटैग करके मैसेज क्या कर रहे हैं, क्या हमारे बारे में अच्छी बात कर रहे हैं कि बुरी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से पॉसिबल होता है? एपीआई के जरिए से। जब कभी लफ्ज एपीआई आपके जहन में आए, फौरन दूसरा लफ्ज क्या जहन में आए कि डिफरेंट ऐप्स को कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, कभी आपके जहन में कोई जनरल क्वेश्चन भी आए ना, हट के भी, मतलब कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो भी पूछ लिया करें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना को मुझे इल्म है जनरल चीज़ों के बारे में भी, वो भी आपको गाइड करता चलूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमने मतलब आगे चल के डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़नी है। वो अगर अभी आपके जहन में आ रही है और आप पूछ रहे हैं तो फिर वो अच्छा है, ताकि अभी कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। Hospital Lahore store patients' health record in its system. At the same time, it also uses WHO's health statistics about Pakistan for comparison. Which is the internal data source and which is the external data source? Easy. कौन सा इंटरनल, कौन सा है? कौन सा? पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड। एक्सटर्नल कौन सा है? WHO। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे बताइए प्राइमरी कौन सा है फिर? अगर मैं आपसे ये अब क्वेश्चन से हटके मैं पूछ रहा हूँ, इन दोनों में से प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी? पेशेंट रिकॉर्ड प्राइमरी, और फिर सेकेंडरी कौन सा है? W। अच्छा
10 फूड डिलीवरी कंपनी इन कराची रन ए कस्टमर सर्वे आस्किंग हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर डिलीवरी टाइम। ये क्या होगा? प्राइमरी। शाबाश, ठीक है। क्यों प्राइमरी क्यों है? क्योंकि आप डायरेक्टली स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए बैंक इन पाकिस्तान यूजेस इट्स ओन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स टू मॉनिटर। ये उसने कुछ 4 हमें ट्रांजैक्शन बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई विच सोर्सेज आर इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। बैंक यूजेस इट्स ओन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड टू मॉनिटर लोन्स, इंटरनल है, ठीक है। फिर बाइज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म, कंडक्ट फोकस ग्रुप विद कस्टमर अबाउट न्यू सर्विसेज। हाँ जी, ये फोकस ग्रुप क्या था? फोकस ग्रुप ये है कि कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को बिठा दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप हमारी प्रोडक्ट के बारे में डिबेट करें। जैसे बाज़ औक़ात आपको शायद वो आपके जो पीपी टाइप के कोर्सेज होते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के, उनमें कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया जाता है, उन्हें टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है इस पर डिबेट करें। वो तो एक हाइपोथेटिकल होता है ना टॉपिक, मतलब वैसे आपको दे दिया जाता है। लेकिन फोकस ग्रुप में एक्चुअली किसी प्रोडक्ट को या एक्चुअली जो कोई हॉट टॉपिक होता है वो पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा जाता है, उनसे कहा जाता है आप अपने एक्चुअल व्यूज प्रेजेंट करें। वो इससे कंपनी को अंडरस्टैंड एनालाइज करने में आसानी होती है कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन फोकस ग्रुप का साइज रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी। नॉर्मली कोई समझ लीजिए 8-10 के करीब लोगों का ग्रुप जो होता है वो रीजनेबल समझा जाता है इस पर्पस के लिए। यूजेस पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्फ्लेशन डाटा फॉर फोरकास्टिंग। ये कौन सा है? सेकेंडरी। शाबाश। और एक्सटर्नल है जी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो आपका इंटरनल डाटा होता है वो प्राइमरी है नॉर्मली, और जो एक्सटर्नल डाटा है वो सही। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये कंसेप्ट नहीं बनाना हमेशा ऐसा पॉसिबल हो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप कस्टमर से अपनी प्रोडक्ट के बारे में अगर फीडबैक लेते हैं प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के लिए तो ये है एक्सटर्नल, लेकिन प्राइमरी क्योंकि स्पेसिफिकली आप खुद रिसर्च कर रहे हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल है अलग कंसेप्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी अलग कंसेप्ट है। वो क्वेश्चन में वो जैसे पूछेगा हम उसके मुताबिक उसको क्लासिफिकेशन बताएंगे। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसने बताया होता है कि मुझे बताओ प्राइमरी है कि सेकेंडरी, इंटरनल है कि एक्सटर्नल, कुछ में नहीं बताया होता, ठीक है। वो चूंकि हमने खुद क्रिएट किए हुए क्वेश्चन तो जाहिर है इसमें हमारा जो है वो बाज़ औक़ात स्किप हो जाती है कि उसको रिक्वायरमेंट को क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन आईकैप जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्लैरिटी के साथ उसने एक्सप्लेन किया होगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन में इस तरह के टाइप ऑफ डाटा बताइए कौन सी है, हालांकि ये होना चाहिए था बताइए इंटरनल है फॉर एग्जांपल, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो रिक्वायरमेंट में हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आईकैप में ये होगा। 11 क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट 12, मोबाइल कंपनी इस्लामाबाद यूजेस आउटडेटेड कस्टमर एड्रेस इन इट्स सिस्टम लीडिंग टू रॉन्ग डिलीवरी ऑफ सिम कार्ड्स। व्हाट डाटा क्वालिटी इशू इज दिस एंड व्हाट कुड बी इट्स इंपैक्ट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इशू क्या है? टाइमलीनेस। अच्छा, और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है कि रॉन्ग डिलीवरी हो रही है, आपकी गुड्स कस्टमर डिलीवर नहीं हो सकेगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी आपकी, कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड होगा, कंपनी की रेपुटेशन भी अफेक्ट होगी। 13, प्राइवेट स्कूल इन फैसलाबाद कलेक्ट स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मैन्युअली ऑन पेपर, मेनी एंट्रीज आर मिसिंग आर रिटन इनकरेक्टली। तो कह रहा बताइए विच प्रिंसिपल ऑफ डाटा कलेक्शन इज वायलेटेड? एक्यूरेसी। हाउ कुड दिस स्कूल इंप्रूव? याद रखें जब कभी इस सब्जेक्ट के अंदर आपसे कोई सजेशन, कोई मैनुअल वर्क हो रहा है और आपसे सजेशन मांगेगा, आपने सजेशन में उसे ये जरूर बोलना है कि आईटी सिस्टम की तरफ मूव कर जाओ। जब भी कोई एक्टिविटी मैनुअली हो रही होगी किसी भी केस में और आपसे सजेशन मांगेगा कि बताओ इसको कैसे इंप्रूव करो, तो आपने क्या करना है? जो भी एक्टिविटी होगी आपने आंखें बंद करके सजेस्ट कर देना, क्या भाई आरटी की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है। लेकिन वो केस के लिहाज से स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना है, लिंक करना है। लेकिन बेसिक असूल हमारा ये होगा इस सब्जेक्ट के अंदर कि आईटी बेस्ड सिस्टम हमेशा बेहतर है मैनुअल सिस्टम से, ठीक है। ये जनरल प्रिजम्पशन लेके आपने केस स्टडीज को आगे जब केस स्टडी आएंगी उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे बताइए आप क्या
कर सकते हैं? कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसको? क्या कर सकते हैं? हाँ, कौन सा मेथड रिकमेंड करें ना मुझे, कैसे आप इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं? फादर अटेंडेंस के जरिए से, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए से, बिल्कुल। इसके अलावा जो है कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी कोई भी ऑटोमेटेड बारकोड स्कैन कर सकते हैं। एक दफा मैंने कल परसों आपको बताया था कि हमने सिस्टम इंप्लीमेंट भी किया था बारकोड वाला अटेंडेंस का। वो सामने जैसे क्विज के स्टार्ट में आपको एक वो बारकोड नजर आ रहा होता ना, स्टूडेंट स्कैन करते थे और 5 सेकंड के अंदर अटेंडेंस सबकी लग जाते थे, 5 सेकंड। लेकिन वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? फिर हाँ, उसके लिए स्मार्ट डिवाइसेस की ज़रूरत थी और हर स्टूडेंट के पास स्मार्ट डिवाइस नहीं थी। इस वजह से उस प्रैक्टिस को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। वरना आपको पता है ट्रेडिशनली क्या प्रैक्टिस होती है, वो एक पेज सर्कुलेट करवा दिया जाता है क्लास में, सारे अपना नाम लिखते हैं, CRN लिखते हैं। तो चूँकि ICAP की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है अटेंडेंस की, तो इसीलिए वो अटेंडेंस की प्रैक्टिस भी हम फॉलो नहीं करते। वरना नॉर्मली एक ज़माने में जब रिक्वायर्ड हुआ करती थी ना, रिक्वायर्ड हुआ करती सर्टिफिकेट अटेंडेंस वगैरह, तो तब हम इस तरीके से, या तो टीचर, आपको पता है वो ट्रेडिशनल मेथड, टीचर रोल नंबर बोलता था या वो पेज के जरिए से सर्कुलेशन होती थी, ठीक है भारत। अच्छा, मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ पर्सनली, मुझे जो सिंपल मोबाइल फ़ोन है वो ज़्यादा पसंद है पर्सनली, लेकिन मैं आप लोगों से वैसे पूछना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में अगर कोई सिस्टम हम सोच रहे हो तो अंदाज़ा हो कि कितने स्टूडेंट्स उस सिस्टम के साथ मैच करते हैं। कितने स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स के पास वो रेगुलर या स्टैंडर्ड? चलिए वो रहने दें, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाउ, भाई ये क्वेश्चन हो गया 13, आगे चलते हैं नेक्स्ट। 14, a charity in Karachi wants to distribute ration bags during floods. They use a list of families from the last year's flood instead of updating it. ठीक है, पिछले साल का फ्लड हुआ था उसकी लिस्ट को यूज किया उन्होंने। Which principle of data collection is not followed? Timeliness. What could be the consequence? नुकसान क्या हो सकता है? कि लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो हो सकता है इंप्रूव हो, चेंज हो चुकी हो, ठीक है। तो कुछ हो सकता है उस वक्त पहले पुअर थे, अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो गई। कुछ हो सकता है उस वक्त इफेक्टेड ना हो, अब इफेक्ट हो चुके हो। चलिए, ये थी हमारी असाइनमेंट। असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गई जी। चलिए अब चलते हैं आज के कंसेप्ट्स की तरफ। आज का कंसेप्ट जैसे हमने बताया सिंपल। आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि जब आपने डाटा कलेक्ट करना है। अब डाटा देखें, हमने अभी तक क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ डाटा, हमने स्टडी किया सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा कितनी तरह का हो सकता है, हमने ये स्टडी किया डाटा कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, हमने ये डिस्कस किया। बेसिकली इस चैप्टर में ये दो बड़े कंसेप्ट हैं, टाइप्स ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा। बाकी छोटे मोटे और भी होंगे लेकिन मेन कंसेप्ट ये। वो ये कह रहा है कि जो कंपनीज डाटा कलेक्ट करती हैं, क्या उनकी कोई लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सवाल ये है, जो कंपनीज डाटा कलेक्ट करती हैं क्या उनकी लीगल या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? जैसे फर्ज कीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया। अब नॉर्मली जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है एप्लीकेशन, उसके साथ आपको तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगती है एज एविडेंस। मुमूमी तौर पे वो घर का जो बिजली का बिल वगैरह है वो साथ में अटैच किया जाता है। क्या आपके ख्याल में कॉलेज को ये एप्लीकेशन किसी स्टूडेंट की पब्लिक कर देनी चाहिए कि सर ये देखिए ये इस स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और हमने उसको देखे इतने % डिस्काउंट दे दिया है? क्या पब्लिक करनी चाहिए या नहीं? क्या ख्याल है आपका? कितने स्टूडेंट का ख्याल है पब्लिक करनी चाहिए? भाई स्टूडेंट का तो काम हो गया, कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं करनी चाहिए? ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो उसको पब्लिक। अब अगला सवाल ये है, क्या ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, एथिकल, लेकिन समटाइम्स याद रखें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, ठीक है। जो कंपनीज भी डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं उनकी कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जो उन्होंने पूरी करनी है। पाकिस्तान में तो खैर वो थोड़ा कम है, लॉज हैं जरूर पाकिस्तान में भी डाटा कलेक्शन के हवाले से, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो इसके ऊपर अमल भी होता है। जैसे यूके में, यूएसए में आपने अक्सर देखा होगा, आप जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं
वो ऐप में स्पेसिफिकली आपको पहले वो पूछता बताता है, पहले दो चीजें आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपका ये डाटा हम कलेक्ट करेंगे, पहली चीज है। और फिर दूसरी चीज वो आपकी कंसेंट ऑब्टेन करता है, क्या आपकी इजाजत है कि हम ये डाटा कलेक्ट कर लें। देखिए कम्युनिकेट करना अलग चीज है, ठीक है, इन्फॉर्म करना और परमिशन लेना अलग चीज है। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखने जा रहे हैं, कंसेप्ट छोटा सा है कि क्या जो कंपनीज डाटा कलेक्ट कर रही हैं उनकी कोई एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसका जवाब है यस, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लोकल लेवल पे भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल जैसे रिक्वायरमेंट्स है वो क्यों पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो कोई ऐसी आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसी ऐप डेवलप करे जिसको इंटरनेशनल यूजर जो है वो यूज करें, तो उस ऐप को ग्लोबल लॉज के साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए, ऐसा ही है। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में उसने एथिकल कंसिडरेशन भी डिस्कस किए हैं, लीगल भी डिस्कस किया है, और लीगल में फिर उसने पाकिस्तान स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस किए हैं और ग्लोबल भी। तो आइए पहले पढ़ते हैं एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन डाटा कलेक्शन क्या है। पहली चीज प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या है? प्राइवेसी का मतलब सिंपल ये है कि आपने जिन लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर हैं, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी नहीं है उसको कलेक्ट नहीं करना, ये है प्राइवेसी। कलेक्ट ओनली नेसेसरी डाटा। लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे फर्ज कीजिए अगर आपने कोई कॉलेज आने के लिए राइडर ऐप के जरिए से कोई ड्राइव बुक की, जब वो आया, अच्छा उसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे बताइए। एक जो राइडर ऐप है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन, उसमें कस्टमर का नाम ओके, एड्रेस ओके, मोबाइल नंबर ओके, ये रेलिवेंट है। क्या हो अगर वो आपसे ये पूछें कि आपके एवरेज मंथली इनकम कितनी है, क्या ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है? नहीं, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है और ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कौन सा रूल वायलेट किया उसने? प्राइवेसी का। वो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन प्राइवेट है कौन सी नहीं, ये डिपेंड करता है उस ऐप के ऊपर या उस पर्पस के लिए जिसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, ठीक है। जैसे अगर ऐप वाला हमसे पूछेगा भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो हमारे लिए प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन कोई डॉक्टर पूछेगा, ठीक है, ब्लड, तो वो हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो यूज के लिहाज से, ऐप के लिहाज से, आपके यूज के लिहाज से डिपेंड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्राइवेट है कौन सी नहीं। आपको दूसरों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करना जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। एग्रीड? आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बाद जैसे एक फूड ऐप के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर वगैरह। दूसरा एथिकल प्रिंसिपल क्या है? यह है ट्रांसपेरेंसी। पहला प्राइवेसी, प्राइवेसी में क्या सीखा हमने, क्या असूल है प्राइवेसी का? कि पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं। दूसरा ट्रांसपेरेंसी का मतलब है क्लैरिटी के साथ आप यूजर को बताएं कि उसका कौन सा डाटा कलेक्ट हो रहा है, क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर इस डाटा को आपने कैसे यूज करना है, क्लियरली उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि वो ऐप हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई हमने एक ऐप, जो कैमरा ऐप जो है, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए एक ऐप डाउनलोड की, जब हमने उसको इंस्टॉल किया अब वो हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो कह रहा है भैया सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आप में कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना उसकी भी एक्सेस दीजिए। देखिए उसकी एक्सेस, उसको जो कैमरा वीडियो जो कैमरा ऐप है उसके लिए ज़रूरी है क्या? पिक्चर्स लेने के लिए कोई अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, ऐप है, उसको हमारे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए।
हाँ कोई कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया ऐप है जैसे व्हाट्सएप, ये हमसे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगे, वो बात समझ आती है, उनके लिए रेलिवेंट है। हर ऐप के लिए तो रेलिवेंट नहीं है ना, ठीक है। इसीलिए आपको जैसे ये एग्जांपल चल रही है वो राइडर ऐप वाली, हमने फॉर एग्जांपल इनड्राइव ऐप इंस्टॉल की, उसने कहा जी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें दीजिए, वो रेलिवेंट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं। तो हमें बताए कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे कलेक्ट कर रहा है, हर ऐप हमें बताए, हमारा हक है, हमारा हक है हर ऐप। बाज़ औक़ात कुछ ऐप्स के बारे में आपने शायद ये सुना होगा कि वो सीक्रेटली यूजर्स की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभार आपने शायद वो इस तरह के खबर भी सुनी होगी कि आपका मोबाइल ऑफ होने के बावजूद ऑफ नहीं है, आपका कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसमें वैसे कोई सच्चाई है कि नहीं, लेकिन अगर ये बात सच है तो उसका मतलब क्या है, वो ऐप जो ये काम कर रही है ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि कोई भी कंपनी जो अपने डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रही है, अपने सोर्स को बताए क्या डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, और इसको फ्यूचर में यूज कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे बाज़ बात वो चैट जीपीटी वगैरह एलएलएम के आप यूज करें तो वो क्लैरिटी के साथ आपको बताते हैं कि आपकी जो चैट की कन्वर्सेशन होगी वो हम यूज करेंगे, लेकिन किस लिए, अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए नहीं, उस डाटा को किसी और को सेल करने के लिए नहीं। तो हम कहते हैं ठीक है आप यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन है तो आप कहते हैं नहीं सर हमें सर्विस यूज नहीं करना। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ, आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो अपने सोर्स को बताना है, मैन जी, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं दराज जो है या इस टाइप की जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं वो आपको बताती हैं कि हम आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को एक्सेस करेंगे, किस लिए, ताकि हमें पता चले कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सर्च किया है। जिन प्रोडक्ट्स को आपने सर्च किया है फिर हम देखें, इसका मतलब है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, तो हम अपने जो ऑनलाइन स्टोर है उसमें उन प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। भाई अगर वो फर्ज करे दराज को ये मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री की एक्सेस चाहिए अपने किसी पर्पज़ के लिए, मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। ऐप इंस्टॉल की मुझे पता ही नहीं चला, वो हमेशा मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सर्च कर रहे हैं और मैं परेशान होकर सोच रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को जब सर्च करता हूँ एक दफ़ा, उसके बाद 10-10 दिन तक उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्यों मेरे सामने आती रहती हैं, वो क्यों सामने आती रहती हैं। कंपनीज क्या करती हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सर्च करते हैं, उनको आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है, आजकल इंटरेस्ट क्या है, उस लिहाज से आपको फिर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्लियर, प्राइवेसी भी क्लियर। प्राइवेसी का मतलब क्या था, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करनी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उनसे हासिल नहीं करनी, और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है अगर उसको भी ट्रांसपेरेंट तरीके से हासिल करना है। ट्रांसपेरेंट तरीके से मतलब क्या, उनको बता के कम्युनिकेट करके क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी। अच्छा जब इंफॉर्मेशन ले ली, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं ली, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बता के ली, ठीक है जी। इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन हमने नहीं ली, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बता के ली, इंफॉर्मेशन मिल गई, अब क्या करें, अब वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करते रहे, पब्लिकली अवेलेबल कर दें उसको, क्या करें, उसको सिक्योर रखना है, ठीक है। ये इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, सिक्योर। बैंक के पास हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्या बैंक को चाहिए कि हमारी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो उसको बगैर किसी सिक्योरिटी फीचर्स के अपने डेटाबेस में रखे ताकि हैकर्स आसानी के साथ उसको हैक कर ले? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या है, जो डाटा आपने हासिल किया अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास अमानत है, आपने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, ठीक है। अच्छा बताइए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हमेशा सिर्फ हैकर्स करेंगे कि हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी ये खतरा है, कुछ लोगों से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी खतरा है। तो इसके लिए आप क्या कंट्रोल्स रिकमेंड करते हैं कि क्या होना चाहिए, डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, पासवर्ड लगा दें, डाटा को इनक्रिप्ट कर लें, इंक्रिप्शन भी की जा सकती है। इंक्रिप्शन पता है ना आपको क्या होती है, डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे वो कह रहा है हॉस्पिटल्स में उनको चाहिए अपने पेशेंट का रिकॉर्ड वो कॉन्फिडेंशियल रखें, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल होता है ना हर एक का, उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए।
अब ये कैसे करना है, उसने हमें ये प्रिंसिपल बता रहे हैं, इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है इसके ऊपर अभी बात नहीं वो कर रहा। नेक्स्ट, फेयरनेस। आपने जब डाटा को यूज करना है तो इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जब आपने उस डाटा को यूज करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल वो देता है, फॉर एग्जांपल एक बैंक मैनेजर है, उसके सामने बहुत से, उसने देखा इस महीने में हमारे पास लोन एप्लीकेशन कौन सी आई है। अब लोन को प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया है, लेकिन उसने क्या किया, उसने डाटा में से सिर्फ वो जो मेल जो एप्लीकेंट्स थे उनकी एप्लीकेशन को अलग किया और उनको प्रूव कर रहा है। जो फीमेल है उनको उसने एप्लीकेशंस है उनको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसने जो डाटा को यूज किया उसमें क्या हो गया, बायसनेस आ गई, बायस हो गया। तो डाटा यूज करते हुए हमने बायस नहीं होना, इम्पार्शियल रहना है। समटाइम ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा, इसकी एक और एग्जांपल है कि इलेक्शन के करीब कुछ जो पार्टीज होती हैं वो सर्वे करवाती हैं कि जी आप इस दफ़ा किसको वोट देंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ ये टीवी चैनल भी सर्वे करवा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है खुद भी सर्वे करवा रही होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी पहले अंदाज़ा लगा ले कि किस जगह पे हमारा वोटर ज़्यादा है और डाटा इकट्ठा करे सिर्फ उसी जगह से, ताकि लोगों को यह पता चले जैसे हमारे वोटर्स की तादाद कहीं ज़्यादा है, लेकिन उन्हें लोकेशन कौन सी सिलेक्ट की, होना क्या चाहिए, रैंडमली बहुत सी लोकेशन किसी भी एक सिटी में सेलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली सिर्फ वही लोकेशन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे उनके वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, अमूमी तौर पे आपको पता है इस तरीके से होता है, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे वोटर्स की तादाद है, तो बताइए कौन से वाला आप कहेंगे कि एथिक्स का प्रिंसिपल वायलेट हुआ, कौन सा जी, हाँ फेयरनेस, क्योंकि ये डाटा कलेक्शन फेयर नहीं है। आपकी जो डाटा कलेक्शन है वो फेयर होनी चाहिए और आपने जो उसको यूज करना है वो यूज भी फेयर होना चाहिए। बायस नहीं होता डाटा कलेक्शन में, आपने बायस नहीं होना, सेलेक्टेड डाटा कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। जो आपके पहले से जो आपने प्री डिफाइंड किया हुआ है रिजल्ट उसको मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे एक जगह में पढ़ा था, कहीं पे जुर्म होता है ना तो पुलिस जो तफ्तीश करती है उसके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है एविडेंस इकट्ठे करे और एविडेंस जिस पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हो उसको पकड़ ले, उस पर्सन को पकड़ ले। दूसरा तरीका क्या है, वहां पे जाके देखे कौन सा बंदा मशकूक लग रहा है, वो अपनी जजमेंट की बेस पे जो बंदा मशकूक लग रहा हो अब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दें। आपके ख्याल में कौन सा तरीका फेयर है और कौन सा अनफेयर है? पहले पर्सन को सेलेक्ट करके उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करना ये तरीका फेयर है, या पहले एविडेंस इकट्ठा करना और वो जिस पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हो उसके खिलाफ एक्शन लेना? बताइए। जब आप बायस हो जाएंगे तो रिस्क होता है कि आप सही डिसीजन की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो ये हमारी एथिकल कंसीडरेशन है, 4 कंसीडरेशन, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, फेयरनेस। प्राइवेसी का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने हासिल नहीं करनी, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट कीजिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, जिसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको बताएं क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपने हासिल कर ली उसको सिक्योर करना है, दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करना, हैकर से भी बचाना है। फिर इसके बाद फेयरनेस का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपने बायस नहीं होना कि सिर्फ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें बाकी इंफॉर्मेशन को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ लीगल कंसीडरेशंस की तरफ चलते हैं। कुछ ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे लॉज हैं और कुछ पाकिस्तान में लॉज हैं जो कि डाटा रेगुलेट करते हैं, डाटा कलेक्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जैसे इंटरनेशनली एक लॉ है CCPA, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है। ये क्या करता है, ये राइट देता है सारे कंज्यूमर्स को कि उनको पता चले कि कौन सी कंपनी उनका डाटा कलेक्ट कर रही है, और उनके पास ये भी राइट है कि वो नो कर सकते हैं कि हमने अपना ये डाटा शेयर नहीं करना आपके साथ। समटाइम आप ऐप्स अगर यूज करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसमें आता है कि क्या हम आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स या नोटिफिकेशन भेजें। उसके पास आपके पास ऑप्शन होती है, राइट होता है आपके पास, चाहे यस करें चाहे नो करें। और फिर एक और लॉ है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यूरोप का लॉ है, यूरोपियन लॉ है।
इसमें क्या है, इसमें वो ये कहते हैं, मिलती जुलती चीजें मिलती जुलती है, वो यूएसए का, ये यूके का, थोड़ा सा फर्क है कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपने किसी पर्सन की कलेक्ट करनी है, उसकी कंसेंट जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उसको बताएं जरूर, और अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आप डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें कंसेंट रिक्वायर्ड है उसकी, ठीक है। और अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि उसका डाटा, एक दफा कंसेंट दे दी, उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा डाटा डिलीट कर दीजिए, तो राइट है कि डाटा भी डिलीट हो सकता है। क्लियर? मैंने एक मोबाइल सिम फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल की, उनको अपना डाटा दिया, मैं उस सर्विस से मुतमिन नहीं है, तो मुतमिन नहीं हूं तो मैं क्या कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरा आपके पास जो डाटा जो मैंने खुद सबमिट करवाया और आपको पहले इजाजत दी थी, अब वो इजाजत क्या मैं वापस रिवोक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता। ठीक है, यूरोप में तो कर सकते हैं, यूएसए में भी कर सकते होंगे, क्योंकि ये कौन सा पूरा लॉ उसने हमें एक लाइन में बता दिया, उसमें पता नहीं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। इसमें सिर्फ बताने का मकसद आपको सिर्फ एक था, बताने का मकसद ये नहीं है कि इस लॉ में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, बताने का मकसद ये है कि डाटा कलेक्शन के ऊपर इंटरनेशनल लॉज हैं, जो अगर कभी आप इंटरनेशनल में काम करते हैं आपको इन पर डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना उस वक्त जरूरी है। अभी सिर्फ नॉलेज रख लें दुनिया में कुछ इस तरह की चीज है, जब उस लेवल पे काम करेंगे तो फिर उसको हमने कंप्लाई भी करना है। क्लियर? नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान में भी कोई रेगुलेशंस हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में भी रेगुलेशंस हैं। कौन कौन सी रेगुलेशन है? एक है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पीका एक्ट भी इसे बोलते हैं। ये अक्सर बाज़ औक़ात खबरों में भी आता है, ठीक है, कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी वैसी खबर फैलाई, पीका एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी, आप अंदर। पीका एक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि जी ये इल्लीगल, आप किसी दूसरे पर्सन का, एक पीका एक्ट में और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो उसने एक एग्जांपल दिया वो क्या है कि किसी दूसरे का डाटा चोरी करना, उसको मिसयूज करना, हैक करना पर्सनल डाटा, ये एक जुर्म है, ठीक है। जैसे अगर कोई हैकर किसी बैंक के डाटा को हैक करता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करता है, तो ये हैकर ने एक जुर्म किया, ठीक है। आज से 20, 25, 30 साल पहले कोई भी जुर्म करने के लिए फिजिकली उस जगह पे मौजूद होना पड़ता था, आज के दौर में ऐसा नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी दुनिया के दूसरे कोने में जुर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीका एक्ट हमें बताता है कि ये किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन हासिल करना, उसका यूजर नेम पासवर्ड चोरी करना जुर्म है। फिर एक और लॉ है पाकिस्तान में, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या करते हैं? ये बेसिकली नेशनल से हमें पता चल रहा है, इंडिकेशन मिल रही है कि ये कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड डाटा की बात कर रहा है, कि जो नेशनल डिजिटल सिस्टम और नेटवर्क्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं ना, पासपोर्ट ऑफिस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, नादरा ऑफिस है, इसमें हमारा डाटा, और वो डाटा डिजिटल मेंटेन हो रहा है, ठीक है। आपने शायद कभी ये खबर सुनी हो, पता नहीं अफवाह थी या क्या थी, कि जो नादरा में डाटा है हमारा, वो सारा डाटा लीक हो चुका है, ठीक है, और वो गालबन डार्क वेब पे अवेलेबल है सेलिंग के लिए, ठीक है। डार्क वेब कभी सुना है आपने? क्या होता है वहां पे भला? आप अगर फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर पूछना, आप अगर चर्च खरीदना चाहते हैं लाहौर में बैठ के, ठीक है, या कोई गन खरीदना चाहते हैं इलीगल, क्या खरीद सकते हैं? कैसे खरीद सकते हैं? वेबसाइट पे, लेकिन वो वेबसाइट्स आप नॉर्मल वेब के जरिए से एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ जी, वीपीएन नहीं, वीपीएन वगैरह और काम करते हैं, वो डार्क वेब को एक्सेस करने का तरीकाकार ही हो रहा है। वो जाहिर है मैं नहीं बता सकता, मैंने खुद भी कभी यूज नहीं किया, खुद भी ठीक है, लेकिन बताना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि डार्क वेब है अमूमी तौर पे जो इलीगल चीजें सेल परचेज होती है ना, नॉर्मल चीज, आपने कोई मोबाइल खरीदना है, आप वेब पे जाएं, आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इलीगल आइटम्स जो होती हैं वो इन वेबसाइट्स पे सेल परचेज नहीं होती। वो कहाँ पे सेल परचेज होती हैं? डार्क वेब पे। चले बहरहाल, तो वो यही कह रहा है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में बताया गया है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, इनके सिस्टम को अगर किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की, उसके खिलाफ तो मजीद सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये मेरे और आपके डाटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये नॉर्मली जो गवर्नमेंट का डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर चाहे अमल हो रहा हो या ना, इसके ऊपर दबा के अमल हो रहा होगा, ठीक है। वैसे तो दोनों के ऊपर ये होना चाहिए इंप्लीमेंटेशन। फिर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस क्या करता है?
ये लीगल रिकॉग्निशन देता है, आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को एक लीगल रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, जैसे 2002 में बेसिकली ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी बैंकिंग सेक्टर में, मोबाइल ऐप्स वगैरह, इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। अब वो रिसेंटली जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह ऐप्स का यूज़ करते हैं। तो क्या ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है, इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग भी है? इसको क्या लीगल प्रूफ के तौर पे माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस में उसकी एक एग्जांपल दी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस क्या करता है, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है उनको लीगली वैलिडेट करता है, उनको एक लीगल हैसियत देता है। यानी वो ये कहता है कि अगर आपने आमने सामने बैठ के कोई रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट कर लिया, उसकी जैसे कानूनी हैसियत है, उसी तरह आपने ऑनलाइन बैठ के अगर कोई एग्रीमेंट किया, उसकी भी कानूनी हैसियत है। ठीक है, आज पहले पेमेंट सिर्फ फिजिकल होती थी, आज आपको पता है आप लाहौर में बैठे हैं, दूसरा बंदा कराची में बैठा है, पेमेंट वहां पे भी आसानी के साथ हो सकती है विद इन सेकेंड्स। उसी तरीके से एग्रीमेंट अगर आमने सामने बैठ के होते हैं, क्या एग्रीमेंट भी इस तरीके से डिस्टेंट लोकेशंस पे हो सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल हो सकते हैं। इसके उसने एग्जाम्पल दिया, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस एग्रीमेंट्स, उनको वैलिडेट करार देता है ये लॉ। अब ये ऑनलाइन बिजनेस एग्रीमेंट तो हमें पता है सेल के, परचेज के, प्रॉपर्टी खरीदी बेची। ऑनलाइन बिजनेस एग्रीमेंट क्या है? इनको हम बाज़ औक़ात बोलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट ऐड कर रहा हूं लेक्चर में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? अभी तक आपने स्मार्ट मोबाइल के बारे में ज्यादातर सुना होगा, आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुन लीजिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखें, मैंने अगर इन भाईजान से चीज कोई खरीदनी है, ये चाइना में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में हूं, मैंने इंपोर्ट करवानी है। अब मैं भी खतरे में हूं, ये भी खतरे में है। मैं कैसे खतरे में हूं? मैं कह रहा हूं भाई, मैंने ये कह रहे हैं सर आप पेमेंट भिजवाएं, मैं चीजें भिजवाता हूं। मैं कहता हूं नहीं नहीं चीजें भिजवाओ पहले, मैं बाद में पेमेंट भिजवाता हूं। हमारा ये डिस्प्यूट है, वो कहता है आप मुकर सकते हैं। मैं कहा आप भी तो मुकर सकते हैं। कोई छोटी मोटी ट्रांजैक्शन हो ना हजारों की, तो चले हम रिस्क ले भी ले, अगर लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन फिर प्रॉब्लम है। फिलहाल जो इस प्रॉब्लम का हल है ना, वो है बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स जो होते हैं वो हमारे बिहाफ पे, पाकिस्तान का बैंक चाइना के बैंक के साथ एग्रीमेंट करेगा, वो आपस में उनकी ट्रांजैक्शन एलसी ओपन होती है, ठीक है, उसके जरिए से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट, बैंक फिर गारंटर के तौर पे रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मिडल मैन को दरमियान से निकाल दिया जाए? मिडल मैन को दरमियान से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिडल मैन को दरमियान से निकाल दिया जाए और फिर दोनों पार्टी कॉन्फिडेंटली ट्रांजैक्शन करें? करंटली पॉसिबल, लेकिन अब पॉसिबल हो गया है। किससे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। किससे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिंपली समझ लीजिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सिंपल भाई, आपका एक रिकॉर्डिंग करने का सिस्टम, आप समझोगे कोई साइंस है? कोई साइंस नहीं है, कंसेप्ट सिंपल है। आप अकाउंटेंट है, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, कहां पे करते हैं? अगर सर टी अकाउंट में करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? सर डेबिट क्रेडिट के जरिए करते हैं। उसी तरीके से ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए एक रजिस्टर है। ब्लॉकचेन क्या है? एक रजिस्टर है। हमारे रजिस्टर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं तो अलग अलग सफे पे होती है, पहली ट्रांजैक्शन पहले सफे, दूसरी ट्रांजैक्शन दूसरे सफे, ऐसे ही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक रजिस्टर है जिसमें ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स की शक्ल में रिकॉर्ड होती हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 का ब्लॉक अलग होगा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 का ब्लॉक अलग होगा। ये सिंपली क्या है? ये समझ लीजिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। ब्लॉकचेन क्या है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का सिस्टम है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज, यहाँ इसके एक दो फीचर सिर्फ ब्रीफली बता देता हूँ, फिर वापस अपनी एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। इसमें पहला फीचर ये है कि ये नॉर्मली जो कंपनी के अंदर डेबिट क्रेडिट होता है ना, वो एक ही अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो ब्लॉक्स बनते हैं, यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, वो कोई एक पर्सन नहीं, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे नजर रखते हैं ताकि कोई 2 नंबर ट्रांजैक्शन ना हो जाए। अब मुझे बताया 2 नंबरी का रिस्क कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और अगर कोई उसमें से डाटा को मिटाना चाहे, रेज करना चाहे, रेज कर, आपका तरीकाकार क्या है कि डाटा को, अगर क्या आप काउंटिंग में, नॉर्मल काउंटिंग के अंदर आपने एक ट्रांजैक्शन पास कर ली है, उसको रेज करना चाहे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करेंगे तो फ्रॉड होगा।
ब्लॉकचेन में भी रेज नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा। सिंपल ब्लॉकचेन क्या है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मेथड, डिजिटल मेथड है। इसमें ट्रांजैक्शन को किस शक्ल में रिकॉर्ड किया जाता है? ब्लॉक्स की शक्ल में। हर ट्रांजैक्शन का अलग ब्लॉक होता है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4 ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए उन्हें चेन बोला जाता है। क्लियर? अब ये जो स्मार्ट कार्ड होते हैं ना, स्मार्ट कार्ड, इसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ताकि मेरा और इनका जब एग्रीमेंट एक दफा हमने कर लिया ना ऑनलाइन, मैंने, और अब इमेजिन कीजिए बैंक नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से मिडलमैन खत्म हो गए। कैसे? सुने जरा। अब मैं बैंक को मैंने कहा बैंक को भाई तू साइड पे हो जा, नया दौर आ गया, मैं ब्लॉकचेन के जरिए से एग्रीमेंट करूंगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उसके साथ, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। अब मैंने चाइना वाले के साथ एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट लिख के हमने ब्लॉकचेन में डाल दिया। अब उस एग्रीमेंट को ना तो मैं चेंज कर सकता हूं ना ये चेंज कर, 1 लाख रुपए एग्री हो गया ना, अब मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं उसके ऊपर 1 0 एक्स्ट्रा नहीं लिख सकता। फिजिकल होना तो उसमें फिर भी हो सकता है कि 1 0 आगे पीछे में कर लूं। ब्लॉकचेन में चेंज नहीं कर सकते, अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, वैलिडेट हो गई, डन। अच्छा, अब बात यहां तक नहीं है, ये तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्मार्ट कहां गया? स्मार्ट का लफ्ज, स्मार्ट का लफ्ज ये उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस बिल्ड कर दी जाती है कि पार्टी ए जैसे ही चीजें पार्टी बी को डिस्पैच करेगी, आपने फौरी तौर पे पेमेंट पार्टी ए के अकाउंट में कर देनी है। उसके अंदर कमांड्स होती है, जैसे होता है ना ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन होती है कि जैसे ही मुझे ईमेल आए, जीमेल नोटिफिकेशन आ जाए, बात को ऐसा आता है नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको ईमेल आ गई, या नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में से पैसे निकले, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता। उसी तरीके से हम उसमें इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि भैया जैसे ही इस पार्टी ने चीजें डिस्पैच की ना, तो फौरी तौर पे तुमने पेमेंट आगे कर देनी। अब जब पार्टी ने चीजें डिस्पैच कर दी, क्या मैं पेमेंट को होल्ड कर सकता हूं कि चीजें भी मेरे पास आ जाए, मैं पेमेंट भी ना करूं? क्यों? क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंस्ट्रक्शंस बिल्ड कर दी थी, उस वक्त इजाजत दे दी थी कि अगर ये चीजें मुझे सेंड कर दे, जब भी सेंड कर दे तो फौरी तौर पे उसको पेमेंट ट्रांसफर कर देनी है। अब मुझे तसल्ली हो गई, क्यों? कि वो पर्सन जो है वो मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे? ऑटोमेशन के जरिए से जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती हैं। कोई बंदा अगर उस में फ्रॉड करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्यों? बात उसके बस से बाहर हो गई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, जिस वक्त एग्रीमेंट लिखा जा रहा है उसमें जो ट्रांजैक्शन देते हैं ना, इफ दिस हैपेंस देन डू दिस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है? इफ दिस हैपेंस देन डू दिस। तो जैसे ही वो इवेंट हैपन होता है, उसने किसी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने इजाजत नहीं लेनी, किसी से नहीं पूछना, उसने फौरी तौर पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर देनी है। ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि बैंक से भी समझ लेके ज्यादा, क्योंकि बैंक को भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं भैया पेमेंट ना करना है, सीधे चेक इशू कर दिया, बैंक को इंस्ट्रक्शन, बैंक नहीं करता। ये बैंक से भी समझ लीजिए ज्यादा रिलायबल मैकेनिज्म आ रहा है स्मार्ट। कुछ समझ आया? वो कह रहा है अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लीगल उसको कानूनी हैसियत देने के बारे में सोच रहे हैं। और ये कौन सा ऑर्डिनेंस है जो ये बता रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे ये तो 2002 में है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो 2008 में वो बिटकॉइन के जरिए से आई। नहीं, बिटकॉइन से 18 साल पहले, 16 साल पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मौजूद थी। बिटकॉइन ने सिर्फ उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल सेक्टर में किया है, वरना ये टेक्नोलॉजी पुरानी है। अब देखिए, पुरानी डेड टेक्नोलॉजी बड़ी थी, एक बंदे के जहन में आइडिया आया, बाकी किसी के जहन में नहीं आया। एक तो हमने वो न्यूटन के बारे में पढ़ा हुआ ना, वो सेब गिरा, कोई नहीं सोचता था, उसने सोचा। अब ये दूसरा बिटकॉइन है जो इसका फाउंडर है, कौन है, क्या नाकोमाशी कौन है बिटकॉइन का फाउंडर? हाँ, जो किसी के ने भी देखा, दुनिया का अमीर तरीन इंसान, एलन मस्क के बाद मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा वो अमीर वही है, दूसरे नंबर पे गालिब, और किसी को पता भी नहीं है वो कौन है ना जी बात। वरना हमारे पास पैसे है, हम कहते हैं सबको पता चलना चाहिए। तो बहरहाल, तो कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया आपको? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अच्छा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से रिवीजन करना शुरू कर दें। अब आपका टेस्ट होगा, ठीक है? टेस्ट में मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लूँ कि इस वीक में होगा या नेक्स्ट वीक में होगा, लेकिन होगा जरूर, तो इसलिए रिवीजन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। कर देंगे जी स्टार्ट? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।